दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की डेट है 7 जुलाई 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रीलिम्स मंत्र की डिस्कशन की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ यह है कि पंचायती राज इलेक्शन होने थे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने थे और इसमें बहुत सा वायलेंस देखने को मिल रहा है। बहुत से लोगों की मौत हुई है, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने यहां पर आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को ब्लेम किया है और कहा है कि आपकी वजह से, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाए, इसकी वजह से बहुत से निर्दोष लोगों की जान गई है और ये सभी ब्लेम आपके ऊपर है। अब यहां हम समझ लेते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कुछ चीजें। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसका जवाब है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि संविधान के आर्टिकल 243 क्लॉज के सब क्लॉज 1 के अंडर गिवन है। अब यहां पर इसकी जिम्मेवारी ये देगी कि जो भी आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इलेक्शन होंगे उसके इलेक्टोरल रोल बनाना, उस इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, उसे सुप्रिटेंडेंट करना, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना, ये सभी जिम्मेवारी इनकी है। इसके अलावा एक आर्टिकल है आपका 243 क्लॉज ZA। इसके तहत म्युनिसिपैलिटीज के जो भी इलेक्शन होंगे उनके लिए भी सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल इन्हीं के हाथ में रहेगा। वहां पर भी यही इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। अब ये तो हमें पता लग गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट कितने मेंबर्स की बॉडी है? तो आपने याद रखना कि ये एक सिंगल मेंबर की बॉडी है। अब इनको अपॉइंट किया जाता है आपके गवर्नर के द्वारा, लेकिन इनको रिमूव गवर्नर के द्वारा नहीं किया जाता है। इनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो हाई कोर्ट के जजेस की तरह ही है, जहां पर आपकी लोकसभा और राज्यसभा में आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो यहां आप ये कह सकते हैं कि इनको टेन्योर की सिक्योरिटी दी गई है ताकि ये अपने जो ड्यूटी है, जहां पर इन्हें कहा गया कि आप फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे लोकल बॉडीज में, इसको फुलफिल कर सकें। ऑल्दो इनके टेन्योर के बारे में यह कहा जाता है कि जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसाइड करेगी। तो यहां हो सकता है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टेन्योर हो, कोई यूनिफॉर्मिटी ना हो, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बस इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कि इस साल काफी कम आई है। देखिए, लास्ट ईयर हमारे पास $84 बिलियन की FDI आई थी। इस साल उससे 16% कम आई है। मतलब 16%, मतलब मैं ये बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 2022 की। जो पिछला साल गया है हमारा फाइनेंशियल ईयर, उसमें 16% इससे कम आई थी। अब यहां आपको ये चीज याद रखनी कि इसके पीछे कुछ कारण है और फाइनेंस मिनिस्टर यही कह रहे हैं कि हमें उनमें रिफॉर्म लाना होगा। अगर हमें ये चैलेंजेस पता होंगे और हम इन्हें रिजॉल्व कर पाएंगे तो आने वाले समय में हम भारत के अंदर FDI को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इस डिप के पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं कि भाई यहां इंडिया में पिछले 14-15 महीनों से हमें इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा देखने को मिला है। अब इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है किसी भी इकोनॉमी में कम हो सकता है। इसके पीछे कारण यह है कि जो आपका रिटर्न आता है, जैसे आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो वो कम हो जाता है जब किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली आपकी जो मनी की वैल्यू है वो गिरती है। तो इस वजह से यहां पर फॉरेन निवेश भारत के अंदर कम आया। अब दूसरा कारण इसमें यह देखने को मिलता है कि टाइट मनी पॉलिसी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मेजर इकोनॉमीज में फॉलो की गई है। अब मान लीजिए USA में किसी ने निवेश करना हो, अब वहां पर इंटरेस्ट रेट 2% मिल रहा हो और भारत में मिल रहा हो 6-7%, तो यहां पर ऑब्वियस है कि वो पर्सन इंडिया के अंदर निवेश करेगा। अब यही आप एक केस सिनेरियो देखिए कि भाई अगर USA में ये रिटर्न आपका हो जाए 5% के आसपास। अब कन्वर्जन चार्जेस भी होते हैं कि भाई आप डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करेंगे और रुपये से डॉलर में, तो कुल मिला के देखा जाए तो ये आपका कहीं ना कहीं जो 6 या 7% इंटरेस्ट मिल रहा था आपको इंडिया में, वो 5% के करीब ही पड़ता है। अब बंदा ये सोचेगा कि भाई मुझे इंडिया में निवेश करना ही क्यों है जब मेरे को मेरी ही इकोनॉमी में अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो इसके कारण भी आपको यह देखने को मिला कि FDI भारत के अंदर कम आई। अब इसमें तीसरा कारण बताया गया जियो पॉलिटिकल स्ट्रेस। अब इसे मैं इस तरह से समझाना चाहूंगा, हाल फिलहाल में यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है। USA और चाइना के बीच में रिलेशनशिप बहुत खराब हुए हैं, तो इसका असर सभी विदेशी बाजारों पे पड़े और इवन इंडिया पे भी पड़े। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से निवेश अलग अलग इकोनॉमीज में कम हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिल रही है आपको ग्लोबल लेवल पे। इसके कारण लोग दूसरी इकोनॉमी में निवेश करने से कतरा रहे हैं। तीसरी चीज, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है इस समय बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है इसमें, क्योंकि आपको पता होगा कि USA में जैसे स्लो डाउन चल रहा है, आपके यूरोप में भी स्लो डाउन चल रहा है। ऑल्दो इंडिया की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, यही कारण है कि विदेशी निवेश इस साल कम रहा है। इसमें 6वां कारण आ जाता है ग्लोबल स्टॉक मार्केट। देखिए, भारत की स्टॉक मार्केट तो अच्छा परफॉर्म कर रही है,
लेकिन विदेशी जो निवेश करने वाले हैं वो ये देख रहे हैं कि भाई अगर बाहर की कंट्रीज में आपके स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो रही है तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारत में भी ये चीज देखने को मिले। तो वो सोच के कारण लोग निवेश नहीं कर रहे हैं अभी भारत के अंदर। लास्ट चीज यहां पर यह कहा जा रहा है कि अलीनो का इंपैक्ट है। ऑल्दो अभी तक अलीनो देखने को तो नहीं मिला है, बट इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे देखने को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो फूड इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है हमें, प्लस अलीनो को अगर आप जोड़ दें तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है किसी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आने वाले समय में इससे आपकी इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगी और यही कारण है कि विदेशी निवेश भारत के अंदर कम है। अगर आखिर में बात की जाए आपके ट्रेड फ्रंट की, तो यहां पर आपको याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन ने जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बनाया है, इसकी वजह से भारत का जैसे स्टील, आपका सीमेंट इंडस्ट्री और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जहां पर इनकी कॉस्ट 30 से 40% तक इंक्रीज हो सकती है। अब यही कारण है कि ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं। अब क्योंकि भारत में जो मशीनरी है वो उस ग्रीन कैटेगरी को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो यह भी कारण बन सकता है जिसकी वजह से भारत के अंदर निवेश कम आ रहा है। अब यहां इसे ठीक करने के लिए हमने एक स्कीम जो हमारी बहुत पहले से चल रही है उसके ऊपर फोकस और ज्यादा कर दिया है, जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जहां पर हम कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हें इंसेंटिव देके कि अगर वो भारत में किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा हम पे करेंगे एज इंसेंटिव, ताकि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को हम इंप्रूव कर सके और भारत के अंदर इससे एफडीआई भी आएगा। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने यह कहा है कि भारत को गुड फेथ में इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री, ताकि हमारे को चीजों को समझने में इजी रहे। अब सबसे पहले तो आप एक चीज याद रखना कि इंडस वाटर ट्रीटी आपकी वर्ल्ड बैंक ने करवाई है। ये इकलौती ऐसी ट्रीटी है जो इतने होस्टाइल इन्वायरमेंट में भी अभी तक चल रही है। अगर बात की जाए यहां पर इस ट्रीटी के प्रावधानों की, तो आपको याद रखना है कि यहां दोनों कंट्रीज को कहा गया था कि आपको एक परमानेंट इंडस वाटर कमीशन को बनाना होगा, जो कि हर साल मिलेगा। इसके अलावा यहां पर यह कहा गया था कि हर 5 साल में ये आपके कमीशन मिलके ग्राउंड लेवल पे रियलिटी को चेक करेगा। इस कमीशन में जो वाटर डिवीजन है वो किया गया था, जिसमें इंडस, आपका झेलम और चिनाब, ये 3 रिवर चलेगी पाकिस्तान के पास। मतलब इसका जो पानी है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। हालांकि यहां पर यह कहा गया था कि भारत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए या ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इसके पानी को इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी चीज यहां पर आपको याद रखनी कि सतलुज, रावी और ब्यास, इन तीनों का जो वाटर है ये भारत के पास आया है। अब यहां एक बार इसके नक्शे को देख लेते हैं, जिससे हमारे को कुछ चीजें इजीली समझ में आएंगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, जब भी मैं आपको पूरा करवा दूं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। जिससे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दोआब क्या होता है। देखिए, आब का मतलब होता है पानी, यानी कि 2 वाटर बॉडी के बीच के एरिया को दोआब कहा जाता है। अब यहां आपको इंडस रिवर के दोआब्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला आपका सिंध दोआब है। इंडस को सिंध रिवर भी कहा जाता है, तो इस वजह से ये सिंध दोआब कहलाता है। फिर इंडस और झेलम के बीच में तो हमारे को पहला पता लग गया कि ये सिंध दोआब है। ऐसे ही एक दोआब एग्जिस्ट करता है झेलम और चिनाब के बीच में, जिसे जज दोआब कहा जाता है। ऐसे ही रावी और आपके चिनाब के बीच में रीचना दोआब है। फिर रावी और ब्यास के बीच में आपका बारी दोआब है। और लास्ट में आप याद रखना 20 दोआब, जो कि आपका सतलुज और ब्यास के बीच में है। अब देखिए, इसे याद रखना काफी इजी है। जैसे झेलम का जे दिख रहा है आपको, तो यहां पर ये जे आ गया। चिनाब का CH दिख रहा है, तो ये CH आ गया। ऐसे ही रेचना में R फॉर रावी, और यहां पर CH का मतलब क्या हो गया, आपका चिनाब रिवर। बारी में BA यानी ब्यास रिवर कह सकते हो आप, और RI यानी रावी रिवर। ऐसे ही 20 दोआब में आपको B से ब्यास रिवर याद रखनी है और S से सतलुज याद रखनी है। तो पेपर में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपका मैच द फॉलोइंग कभी गलत नहीं होगा यहां पे। अब ये जो हम कृष्ण गंगा और रेटले प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये जो आपके 2 प्रोजेक्ट अभी न्यूज में रहे हैं, ये बेसिकली आपके चिनाब रिवर के ऊपर ही बन रहे हैं। इसके ऊपर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जो कृष्ण गंगा है ये आपकी बहुत ज्यादा करीब है LOC के, एंड रेटले प्रोजेक्ट भी लगभग आपका उसी के आसपास देखने को मिल जाता है। अब हुआ ये कि हम जब ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे, तो उस समय पाकिस्तान ने बहुत हो हल्ला मचा दिया। हो हल्ला इन द सेंस कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे जाके ये कहने लग गया कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन कर रहा है। अब 2015 की बात है कि यहां पर पाकिस्तान ने डिमांड की कि भाई एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी बनाइए। फिर 2016 में पाकिस्तान ने कहा कि भाई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हम जाएंगे और आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे।
अब यहां आपको समझना होगा कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बात की गई इंडस वाटर ट्रीटी में, इसके आर्टिकल 9 में, उसमें यह कहा गया था कि सबसे पहले आप परमानेंट इंडस कमीशन के पास जाइए। अगर आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप न्यूट्रल एक्सपर्ट पे जाएंगे। तो भारत ने 2015 में इस डिमांड को मना कर दिया था। फिर 2016 में जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास गए, मतलब यहां पर आप देखिए कि पहले आपको परमानेंट इंडस कमीशन के पास जाना था, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास। अब अगर वो भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाना था। बट यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान ने बार बार नकारा है। अब ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वर्ल्ड बैंक हमेशा से इस ट्रीटी के पक्ष में रहा है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है ये, जो कि इतने होस्टाइल इन्वायरमेंट में भी अभी तक चल रही है। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक ने इसमें मीडिएट किया और कहा कि भी ठीक है, हम एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की कमेटी को बनाते हैं और उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे काम करेंगे। अब देखिए, इसी बीच में अभी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है आपका, इसने भी अपनी जजमेंट दी कि भाई आप पहले अपने सभी जो मीन्स हैं उनको एग्जॉस्ट करके ही यहां पर आइए। तो इसी वजह से अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई भारत के ऊपर उसे फेथ है कि वो अच्छी नीयत से इस चीज को इंप्लीमेंट करेगा। अगर बात की जाए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, इसे स्टैब्लिश किया गया था कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट 1899 में, जो कि हेग में हुई थी। अब इसके बाद इसको रिवाइज किया गया हेग पीस कॉन्फ्रेंस के दौरान 1907 में। ये आपकी पहली परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दो कंट्रीज के बीच में मीडिएट करती है, आप कह सकते हैं आर्बिट्रेशन करती है। इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। बेसिकली ये डील करता है आपके डिस्प्यूट जैसे किसी मेंबर स्टेट्स के बीच में हो, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट पार्टीज के बीच में हो, टेरिटरी से रिलेटेड डिस्प्यूट या मरीन टाइम से रिलेटेड आपका कोई डिस्प्यूट हो, सॉवरेनिटी, ह्यूमन राइट या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या ट्रेड से रिलेटेड कोई भी आपके डिस्प्यूट हो, ये सभी आपके परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की पावर के अंडर आते हैं। इसकी रूलिंग वैसे तो बाइंडिंग नेचर की है, बट क्योंकि ये अपनी रूलिंग को इन्फोर्स नहीं करवा सकता, तो इस वजह से इसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सबसे पहले G20 के बारे में, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 में। उस समय क्या हुआ था कि 1990 के दशक में टाइगर इकोनॉमीज, जो आपकी ईस्ट एशिया की इकोनॉमीज है, इसमें क्राइसिस आए। यहां पर आपको यह देखने को मिला कि जो करंट और कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी है, इसकी वजह से जो शेयर मार्केट है वो एकदम से क्रैश कर गई, क्योंकि लोगों को यहां पर यह अंदेशा था कि इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है और लोगों ने अपना जो पैसा है यहां से निकालना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से एक्चुअल में क्राइसिस आए। इसके बाद वर्ल्ड लीडर्स को यह समझ में आया कि इकोनॉमिक कॉपरेशन बहुत जरूरी है वर्ल्ड की या ग्लोबल इकोनॉमी को एक स्टेबल पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए। बट इसके बाद भी ये आप कह सकते हैं कि इतनी बड़े लेवल की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी ये। यहां पर आपके फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई के गवर्नर आके ही मिलते थे। बट 2008 के आसपास जब आपको सब प्राइम क्राइसिस देखने को मिला, तो उसके बाद एक्चुअल में यहां पर आपके जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वो आपस में आके मिलने लगे ताकि ग्लोबल लेवल पे हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। अब इसके बारे में कुछ आपको फैक्ट्स याद रखने चाहिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% ये रिप्रेजेंट करता है, 80% ग्लोबल जीडीपी को, और 75% वर्ल्ड की ट्रेड को ये रिप्रेजेंट करता है। अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि भारत के पास इस साल की इसकी प्रेसिडेंसी है। अभी हाल फिलहाल में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पुतिन जी इस बार भी G20 की समिट में नहीं आएंगे, क्योंकि जब से यूक्रेन वॉर हुआ है उन्होंने किसी भी तरह की ये ग्लोबल मीटिंग है या मल्टीलेटरल मीटिंग है उनको अटेंड नहीं किया था। अभी इनके जो कॉन्वे है जो इंडिया में आपका प्रेजेंट है, इन्होंने ये कहा है कि भाई आप आने वाले दिनों में पुतिन को G20 की समिट को अटेंड करते हुए देखेंगे। ये समिट होनी है आपकी सितंबर 9 और 10 को। यहां पर रशियन एम्बेसडर ने यह भी कहा कि जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है इसको अंडरमाइन करने के लिए जो वेस्टर्न लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जिसे करने से उन्हें दूर रहना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में हम्पी में एक सरपा हो रही है आपकी, ये एक तरह से आप ये लगा लीजिए कि मीटिंग है जिसमें हम ज्वाइंट स्टेटमेंट के लेके एक दूसरी कंट्री के साथ कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि चाइना भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो आने वाले समय में G20 में हम कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज कर पाएंगे। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। ये आर्टिकल आपका इंडियन एक्सप्रेस से है, जिसमें बात की गई है जीएसटी के बारे में। देखिए, जीएसटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ 2016 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ये वन ऑफ द बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिसमें हम बात करते हैं वन नेशन वन टैक्स की, मतलब एक भारत एक टैक्स। अब यहां इसके अंदर हमने एक प्रावधान ऐड किया था, दैट इज आर्टिकल 279 क्लॉज 1। इसके तहत
एक जीएसटी काउंसिल बनती है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें मेंबर रहते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन रहेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस के हैं, ये इसको वाइस चेयर करते हैं। इनके पास 1/3 यानी सेंटर के पास 1/3 सीट्स रहती हैं इसमें। उसके अलावा जो 2/3 सीट्स बच गई हैं उसमें आपके मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यहां पर ये नॉमिनेशन के थ्रू होता है। अब इसका फंक्शन ये है कि ये सेंटर और स्टेट को रिकमेंड करता है कि किस तरह से आपको जीएसटी को कलेक्ट करना है, इसमें किस तरह से फेरबदल कर सकते हैं, क्या रेट या टैक्स स्लैब रहेगा, तो उसके ऊपर यहां पर डिस्कशन होती है। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो 75% मेजॉरिटी के साथ लिए जाते हैं। अभी 3-4 चीजों के ऊपर मुख्यतः बात हुई है। पहला आपको याद रखना है कि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स हैं, चाहे वो लक के बेसिस पे हो या आप स्किल्स के बेसिस पे कहें, उन सभी के ऊपर टैक्स लगाने की बात की गई है। यहाँ पे जो फूड या बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको मूवी हॉल्स में मिलते हैं उसके ऊपर टैक्स कम करे जाने की बात की जा रही है। पहले ये 18% था, अब इसे घटाकर 5% करने की बात की गई है। इसके अलावा कई जो महंगी ड्रग्स होती हैं कैंसर की, जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता था। अब कहा जा रहा है कि इसे एग्जम्प्ट किया जाएगा जीएसटी से। लास्ट में ये कहा जाता है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जो हैं इनको भी सेम उसी तरह से टैक्स किया जाएगा जैसे एसयूवी पे टैक्स लगता है आपका। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी हाल फिलहाल में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके ऊपर इल्जाम लगाया गूगल ने कि ये ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अमेजॉन को। देखिए, मैं इस पूरे मसले को आपको समझाता हूं। आप सभी को पता होगा जितने भी एंड्रॉयड फोन है, इसमें जो ओएस यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है ये गूगल के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए, इसमें गूगल ने क्या किया है कि कुछ ऐप्स आपके इनबिल्ट बना रखे हैं। जैसे आप जीमेल को डिलीट नहीं कर सकते, जैसे आप यूट्यूब को डिलीट नहीं कर सकते अपने फोन में से। तो यहां पर सीआईसी ने कहा कि भाई आप बेसिकली कंपटीशन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। जितना अधिकार आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने का है उतना ही अधिकार यहां पर बाकी कंपनीज को भी है। अब इसकी वजह से गूगल के ऊपर फाइन लगा दिया गया। अब गूगल ने इसके रिप्लाई में यह कहा कि भाई जो यूरोपियन यूनियन में हमारे ऊपर केस चला था उसकी डायरेक्ट वर्डिक्ट को ही वर्ड टू वर्ड यहां पर पेस्ट कर दिया गया है सीआईसी के द्वारा, और सीआईसी इसको खारिज करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल में इस कारण से आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज में रहा है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको डेवलप किया गया था कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के अंडर। इससे पहले एक आपका एक्ट हुआ करता था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। आफ्टर योर एलपीजी रिफॉर्म इसको बदल दिया गया। इसका काम यह है कि कैसे एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके भारतीय इकोनॉमी में, और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को कैसे हम कम कर सके। ये आपकी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जिनकी मेंबर्स की क्वालिफिकेशन होती है या तो ये पर्सन किसी स्पेशल एबिलिटी की हो, स्पेशल नॉलेज हो, इंटीग्रिटी, या क्वालिफाइड हो जज बनने के हाई कोर्ट के। अब ये आपके 7 मेंबर्स की एक बॉडी है जिसको अपॉइंट करते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। ऑल्दो इस आर्टिकल के बारे में हमने कल के डिस्कशन में भी बात की थी, पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अभी चंद्रयान को हम 14 जुलाई को लॉन्च करेंगे और लैंड करेगा ये अगस्त 23 को आपके मून के ऊपर। अब यहां हमारा मकसद ये है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करवा सके रोवर की साउथ पोल पे मून के। अब इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट या 3 मॉड्यूल रहेंगे आपके। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल जो कि ऑर्बिट करेगा आपके मून के इर्द गिर्द 100 किलोमीटर की हाइट पे। इसके अलावा एक लैंडर रहेगा जिसका नाम रहेगा विक्रम, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग की कैपेबिलिटी रखता हो। और दूसरा आपका प्रज्ञान रोवर जो कि कंडक्ट करेगा सॉइल टेस्ट मून के ऊपर। अब यहां आपको याद रखना है कि इसे लॉन्च किया जाएगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा, जो कि आपका कोई और नहीं जीएसएलवी मार्क 3 ही है। अब यहां मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें 3 तरह के फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है। पहला आपका सॉलिड फ्यूल रहेगा जिससे अच्छा खासा थ्रस्ट मिल सके, रॉकेट आपका अपलिफ्ट होता है। दूसरा आपका लिक्विड स्टेट रहेगी जिसमें हम इंजन यूज करते हैं, विकास इंजन। तीसरा रहेगी आपकी क्रायोजेनिक स्टेज जहां पर आप एक्चुअल में इसे एक ऑर्बिट में प्लेस करते हैं, दैट इज नोन एज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। अब इस ऑर्बिट को समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जैसे ये लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है जो आपकी, ये 160 किलोमीटर से 1000 या 1500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर तक आप कह सकते हैं एक्सटेंड करती है। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे एक ऑर्बिट आती है दैट इज जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। अब यहां पर इसकी हाइट रहती है 35,786 किलोमीटर, और इसके बीच में जो आपकी ऑर्बिट रहती है दैट इज मिडल अर्थ ऑर्बिट। अब यहां पर जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है वो 35,786 किलोमीटर की हाइट पे रखी जाती हैं। और जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है यहां पर आपकी जैसे स्पाई सैटेलाइट होती है या जो अर्थ की आप ये कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं, वो सभी इसमें रखी जाती हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में। यहां आपको याद रखना है कि जो जीएसएलवी है वो 4 टन की सैटेलाइट को
आपकी जियो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकते हैं और लोअर अर्थ ऑर्बिट में 8 टन की सैटेलाइट को पहुंचा सकता है। इंडिया का मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या GSLV मार्क 3 आप कह सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। ये वैसे आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम जान लेते हैं। आने वाले दिनों में भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस की विजिट पे जाएंगे और इस विजिट से पहले यहां पर हमारे जो अजीत डोवाल जी हैं, ये अपने काउंटर पार्ट से मिले फ्रांस के, जहां पर हमारा फोकस रहा कि हम कैसे को डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, को प्रोडक्शन की जगह। मतलब आने वाले जो हमारी मीटिंग है उसमें हमारा फोकस रहेगा कि आप भारत में आके प्रोडक्शन ना करें, बल्कि आप हमारे साथ मिलकर रिसर्च कंडक्ट करें ताकि भारत में वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बनने लग जाए। इसके अलावा की एरियाज जो हमारे डिस्कशन के रहेंगे वो डिफेंस, एनर्जी सेक्टर, स्पेस सेक्टर और न्यू टेक्नोलॉजी रहेगा। अब न्यू टेक्नोलॉजी में चाहे AI की बात करें या कोई और ऐप की नई टेक्नोलॉजी हो, उन सभी पे यहां पर बात होगी। साथ के साथ आने वाले समय में राफेल के मरीन वर्जन के ऊपर हमारा फोकस रहेगा कि कैसे इसके रिगार्डिंग हम डील साइन कर सकें, जेट इंजन से रिलेटेड हम डील्स कैसे साइन कर सकें, और ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर यहां पर फोकस रहेगा कि इंडिया के अंदर आके आप प्रोड्यूस करें। अब भारतीय प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं फ्रांस, तो आपको याद रखना है नेशनल डे परेड है आपकी फ्रांस की, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर बने हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो हमारी क्लास के, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज UPSC मंच। आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।